नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और वीआईपी विशेष चर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वहीं आज की हम विशेष चर्चा में कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, जिससे पहले हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र की। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया घोषणा पत्र। राहुल गांधी और सोनिया गांधी रहे मौके पर मौजूद। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव में 5 न्याय 25 गारंटी का वादा कांग्रेस ने किया है। न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। 30 लाख नौकरी का वादा और 5,000 करोड़ का युवा स्टार्टअप फंड का वादा भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में शामिल है। वहीं इसी के साथ ही कांग्रेस ने कई अन्य चीजों पर भी प्रकाश डाला है, जैसे अग्निवीर योजना बंद करने का वादा, केंद्र में खाली पद भरने का वादा और गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस की ओर से देने का वादा भी किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा इस दौरान किया गया है। वहीं आपको बता दें, घोषणा पत्र में किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, जातिगत जनगणना और इसके आधार पर आरक्षण और आरक्षण से 50% तक की सीमा हटाई जाएगी, ये वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। और सेना के लिए ओआरओपी का वादा और रेल टिकट पर बुजुर्गों को रियायत भी कांग्रेस की ओर से दी जाएगी। शुक्रवार यानी आज के दिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने और एमएसपी को कानून बनाने और जातिगत जनगणना कराने का भी जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग की तरह स्कीम्स का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। पार्टी ने कहा कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। वहीं आपको बता दें, यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाने से है। कांग्रेस ने आज अपना 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने न्याय पत्र रखा है। वहीं इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी रखी गई है। इसी के साथ ही इसमें 400 रुपए दिन की मजदूरी की भी बात की गई है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अब अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया घोषणा पत्र। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौके पर मौजूद रहे। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव में 5 न्याय 25 गारंटी का वादा कांग्रेस ने किया है। न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। वहीं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरी का वादा, 5,000 करोड़ का युवा स्टार्टअप फंड का वादा किया गया है। अग्निवीर योजना को बंद करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है और केंद्र में खाली पदों को भरने का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। वहीं इसी के साथ गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने का, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, जातिगत जनगणना और उसके आधार पर आरक्षण से 50% तक की सीमा हटाई जाएगी और सेना के लिए ओआरओपी का वादा और रेल टिकट पर बुजुर्गों को रियायत देने का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया है।
कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी किया है। वहीं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में मैनिफेस्टो कमेटी अध्यक्ष पी चिदम्बरम भी मौजूद रहे और 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान इस दौरान किया गया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जातिगत जनगणना कराने का जिक्र किया गया है। वहीं इस दौरान कई और मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस ने चर्चा की है, जिस विषय में आज हम इस विशेष चर्चा में बात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। वहीं पार्टी ने कहा कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। वहीं इस दौरान कांग्रेस की ओर से 4 अन्य बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध किया गया है। वहीं ईवीएम, मतदान में ईवीएम के उपयोग को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई है और 10वीं अनुसूची में संशोधन करने का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। वहीं इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता दुर्गेश गाजरी जी चंडीगढ़ से हैं और विक्रम श्रीवास्तव जी उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ चुके हैं बलराम सिंह जी। तो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं दुर्गेश गाजरी जी से जानना चाहूंगी कि आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से जारी कर दिया है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। खास तौर पर इस दौरान महिला, युवा और रोजगार को लेकर इस पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है। तो क्या कुछ कहना है इसका आपको? देखिए, कांग्रेस इस बार बहुत ज्यादा हमलावर हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं उनका जमकर विरोध कर रही है और इस बार उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र को भी न्याय पत्र का नाम दिया है। उन्होंने जो न्याय की बात की है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रमिकों के लिए न्याय की उन्होंने बात की है, किसानों के लिए न्याय की बात की है, युवाओं के लिए न्याय की बात की है, महिलाओं के लिए न्याय की बात की है, आर्थिक न्याय। उन्होंने कहा है कि इस वक्त का जो दौर चल रहा है वो हर वर्ग को न्याय से वंचित है। दूसरी तरफ उन्होंने महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा की है, गरीब महिलाओं के लिए जी। घोषणा तो उन्होंने की है कि ये घोषणा किस किस हद से कैसे पूरी होगी इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है घोषणा पत्र में। उनके 5,000 जो युवाओं के लिए कहा है, स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान की बात कही है कि युवाओं के स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान भी करेंगे। और इसके साथ उन्होंने ओबीसी के जातिगत जो है जनगणना कराने की बात भी की है कि ताकि उनको जाति के आधार पर जितना उनका हक बनता है उतनी उनको आरक्षण मिले। इसके अलावा घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो केंद्र की सरकारी नौकरी है महिलाओं को
उसमें 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और जी युवाओं को नौकरी देना उनकी प्राथमिकता होगी, उनकी गारंटी होगी। तो इन जी बहुत सी बातों के साथ जो मल्लिका अर्जुन खड़गे ने ये न्याय पत्र जारी किया, उस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद थे। पी चिदम्बरम जी का कहना है कि युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता होगी, वो उस पे कार्य भी कर रहे हैं। जी इतने तमाम लोक लुभावन वायदों के साथ उन्होंने जो अपनी गारंटी पत्र, जो घोषणा पत्र जारी किया है, तो देखने वाली बात होगी कि जनता इसको कितना पक्ष में समझती है और इसको देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में कितनी वोट करती है। जी जी। जी मेरा सवाल विक्रम जी से है। विक्रम जी, जैसा कि दुर्गेश जी ने कहा कि अब देखना होगा कि कांग्रेस का जो ये घोषणा पत्र है इसका असर जनता पर किस प्रकार होता है। तो आपने भी कांग्रेस का ये घोषणा पत्र देखा होगा, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये देखिए बिल्कुल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। जिस तरह से 5 न्याय और 25 गारंटी कांग्रेस पार्टी के साथ देखिए न्यूज उत्तराखंड में पब्लिक ओपिनियन के लिए 6 तारीख यानी कि जी कल से निकल रहा है और पूरे उत्तराखंड में उन लोगों से बातचीत करेगा, चर्चा करेगा जो लोग आम आदमी है और वो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वो अपने जो उनकी जरूरतें हैं उनको मुद्दा बना करके उनको जो है चुनाव में जैसे कल एक मुद्दे को लेकर के आए और उनकी समस्याओं को पूरा करें। जिस तरह से देखिए आज दिल्ली के अंदर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों ने वहां पर जब घोषणा पत्र अपना जारी किया और जिस तरह से जो सत्तारूढ़ दल है 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, जी उसी तरह उसी तर्ज पर 400 रुपए मनरेगा में देने की जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है, वहां पे देखिए उत्तराखंड की अगर भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो उसमें जो मनरेगा के तहत जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो 400 रुपए की गारंटी चालू जी है, वो कहीं ना कहीं एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों को उम्मीद है क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों के घोषणा पत्र को देखा जाए तो उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने अगर पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को देखे तो जी कांग्रेस ने जिस तरह से 5 गारंटियों 5 न्याय की बात की है और गारंटी का जो जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है देखिए वो चुनावी लाभ मिल सकता जी जी विक्रम जी जी विक्रम जी, मैं आपके पास अभी वापस आती हूँ। मेरा सवाल बलराम जी से है। बलराम जी, जैसा कि विक्रम जी ने अभी बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मजदूरों को 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा की बात की गई है। वहीं महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना देने की भी बात कांग्रेस की ओर से की गई है। वहीं इसी के साथ ही किसानों और युवाओं को लेकर भी कई मुद्दों पर इसमें जो है बात जोड़ी गई है। तो इस पर जी आपका क्या कुछ कहना है? क्या जनता कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर भरोसा कर पाएगी? जी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है ये काफी मनभावन है, लोक लुभावन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों को ध्यान में रखते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस घोषणा पत्र में सबसे अहम बात जो पार्टी ने इस बार कांग्रेस ने रोजगार पर फोकस करते हुए 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। इसके जी साथ ही मजदूरों को 400 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना जो राशि देने का वादा किया गया है। ये एक बड़ी घोषणाएं हैं। ये धरातल पर आप इसका असर भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा, इसका कहीं न कहीं लाभ में मिलेगा, क्योंकि जी एक बड़ी योजनाएं हैं जिनका ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको बता दें कि इस बार किसानों पर ज्यादा फोकस करने का मुख्य कारण यह है कि आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार
उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां कमजोर हो रही है, वही दक्षिण में उसको अपनी स्थिति कहीं न कहीं मजबूत लग रही है। इसलिए वो किसानों को साधने के लिए पंजाब से लेकर हरियाणा और ये दक्षिण भारत तक जाने की तैयारी में है। कल भी जी जो रैली कांग्रेस पार्टी करेगी, जो वो एक हैदराबाद में है और एक जयपुर में है। तो कहीं न जी कहीं युवाओं और किसानों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार जो है काम कर रही है, और इसलिए इस बार का उनका घोषणा पत्र भी इसकी पुष्टि कर रहा है। जी जी। वही मेरा अगला सवाल दुर्गेश जी से है। वहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस दौरान जो कांग्रेस है उसने जो बीजेपी का वन नेशन वन इलेक्शन का जो ऐलान बीजेपी करना चाह रही थी और जिसका समर्थन बीजेपी की ओर से किया जा रहा था, उसका भी विरोध करने का ऐलान कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस की ओर से ये सामने आया है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अपने अपने समय पर होंगे और इस दौरान पूरी तरह से वन नेशन और वन इलेक्शन का विरोध किया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? उन्होंने जो आज अपना न्याय पत्र या घोषणा पत्र कहें जारी किया है, तो उसमें उन्होंने तमाम उन मुद्दों को उठाया है जिन मुद्दों को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। जी बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती थी, बीजेपी ईवीएम की सपोर्ट करती है, उसकी खिलाफत उन्होंने की है। जी और वन रैंक वन पेंशन जो बीजेपी अभी तक दे नहीं पाई, उसकी बात उन कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दोहराई है। तो जी कांग्रेस पार्टी अब लोगों को कहते हैं ना, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस एक वर्ड होता है, जी वो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन लोगों को जगाना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी उनके सपनों को पूरा कर सकती है, उनको रोजगार दे सकती है, उनको जी न्याय दे सकती है, उनको समानता का अधिकार दे सकती है। तो इन सब तमाम मुद्दों पर को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना जो न्याय पत्र जारी किया है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं इस न्याय पत्र में, तो माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब में 2017 में घर घर नौकरी देने के नाम पे उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, जी तो उनको सफलता भी हासिल हुई थी और पंजाब में उनकी सरकार बनी थी। उसके जी बाद वो इस वायदे को पूरा नहीं कर पाए, ये अलग बात है। पर वो जानते हैं कि 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, जी उसी तर्ज पर 2 करोड़ नौकरियां देने की बात होती थी। ये सभी तमाम मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो थे 2014 से, उसको जी चुराने का प्रयास भी किया जा रहा है। और ये भी लोग जो हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वोटर हैं, वो इन तमाम जो लोग लुभावन जो वायदे होते हैं उनमें आ जाते हैं और उस आधार पर वोट भी करते हैं। जी लोग ये समझने लगते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां उनसे वायदा कर रही हैं, शायद कहीं ना कहीं वो वायदे को पूरा किया जाएगा। पर जी इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना होगा कि ये वायदे कितने पूरे होते हैं, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। जी पर कांग्रेस पार्टी ने जो ये वायदा किया, और एक बात उन्होंने और भी की है कि जो इलेक्शन भी हो गए, शायद वो वोटिंग मशीन से ना होकर अगर उनकी सरकार बनती है, तो उसके बाद जो है मत पत्र से इलेक्शन भी करवाया जाएगा। जी ऐसी बातें भी कर रहे हैं कांग्रेस। जी जी। जी। दुर्गेश जी, हम इस मुद्दे पर और चर्चा आपसे करते रहेंगे। फिलहाल मेरा सवाल विक्रम जी से है। विक्रम जी, जैसा कि अभी दुर्गेश जी ने बताया कि जिस भी चीज का जिक्र बीजेपी ने किया था उस चीज का विरोध कांग्रेस कर रही है। वहीं बात अगर हम करें ईवीएम की, तो पहले कांग्रेस ने ईवीएम का पूरी तरह से विरोध किया था, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन वीवी पैट जो है उसकी जो पर्ची होती है उससे उसका मिलान किया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? फिलहाल विक्रम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विक्रम जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरा अगला सवाल बलराम जी से है। बलराम जी, अगर हम बात करें ईवीएम की, तो जैसा कि कांग्रेस पहले ईवीएम का पूरी तरह से विरोध कर रही थी कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया है कि चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे, लेकिन वीवीपैट की जो पर्ची निकलेगी उससे उसका मिलान कराया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी, कांग्रेस पार्टी समेत
प्रमुख विपक्षी दल लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि इस बार के अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल एक तरह से उठाया ही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो वीवीपैट की जो पर्ची होगी उससे जरूर मिलान कराया जाएगा कि आखिर वोट किसको दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये ईवीएम पर सवाल उठाने जैसा ही, हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो ईवीएम हटाना चाहते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का जो जिक्र किया है उससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं वो चाहती है कि ईवीएम मशीन के साथ जो वीवीपैट की पर्ची है उसका मिलान जरूरी हो। ये प्रमुख विपक्षी दलों की भी मांग थी। आपको बता दें कि पहले आप याद करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी समेत प्रमुख जो विपक्षी दल थे वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। वो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरे रहते थे। जी वही मेरा अगला सवाल दुर्गेश जी से है। दुर्गेश जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो कांग्रेस है वो जनता को सपने दिखाने का काम कर रही है। अभी जैसा कि अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी उन्होंने नौकरियों का ऐलान किया था, अपने घोषणा पत्र में नौकरियों का वादा किया था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि चुनाव आते ही पार्टियां जनता को सपने दिखाने का काम तो करती ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पंजाब में जिस तरह उन्होंने अपने ही जो घोषणा पत्र की नाफरमानी की है और फिलहाल नौकरियों का कहीं आता पता नहीं है, क्या जनता फिर से उनके बहकावे में आएगी? अब जो है हमेशा ये कैसी स्टेट रहा है। पहले तो आतंकवाद का समय था जब 80 का दशक था, तो पंजाब बहुत डिस्टर्ब रहा। जी तो पंजाब के सिर तब बहुत कर्जा चढ़ गया था। उसके बाद अब भी आए दिन जो है पंजाब पर कर्जा की जो बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी अभी 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के स्तर पर हो चुका है, और जबकि पंजाब का कुल बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सालाना है। जो जी पंजाब का बजट है उसमें रोजगार और डेवलपमेंट की बात करें तो वो जिस हिसाब से बजट चल रहा है उस हिसाब से ऐसा कोई भी वायदा पूरा करना लगभग नामुमकिन नामुमकिन है। और जी अगर जो मैं बात कर रहा था कि 2017 में इन्होंने बहुत से लोक लुभावन वायदे किए थे, जी घर घर नौकरी, किसानों के कर्ज माफी की बात हुई थी, तो उसके बाद कांग्रेस ने इससे अपना पल्ला ही झाड़ दिया था। जैसे अमित शाह ने 15 लाख रुपए की बात को जुमला बता दिया था, तो पंजाब में भी इस बात को जुमला ही लोगों ने मान लिया है। पर जी अभी जो कांग्रेस ने जो मनोरथ पत्र जारी किया है, आप अगर 50 साल पहले भी जाएंगे तो हर 5 साल में गरीबी हटाओ योजना जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने हर मैनिफेस्टो में दी थी। पर आज तक जो है जो गरीब है वो आज तक खत्म नहीं हुए। पिछले 70 सालों की बात करूं तो 70 सालों में गरीबी अब तक नहीं हट पाई है। अभी जी देखिए उन्होंने गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए जो है सालाना देने की बात की। जी तो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए कैसे दिए जाएंगे इसका उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है। वो लोन होगा, अनुदान होगा, कैसे वो दिया जाएंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। जी क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भारत के लोगों को, मेरे को लगता है कि भिखारी समझने लग गई है। माफ कीजिएगा मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कभी 5 किलो राशन, कभी आटा, कभी दाल, इस नाम पर, चावल के नाम पर जो है वोटरों को लुभाने का प्रयास हो रहा है। जी तो सरासर जो भारत की अर्थव्यवस्था जो हम $5 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं, अगर नागरिकों की सही भागीदारी नहीं होगी तो उसको उस मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जी हर कोई नागरिक है, अगर वो अपना देश के उत्थान में अपना योगदान देगा तभी देश उन्नति कर पाएगा। जी हमारे यहाँ लोगों को जो है नकारा बनाया जाता है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए 1 रुपए किलो चावल दिया जाता था, जी पंजाब में 2 रुपए किलो आटा, 4 रुपए किलो 20 रुपए किलो दाल दी जा रही थी। तो ऐसे में लोग ये सोच रहे थे कि हमें काम करने की क्या आवश्यकता है। जी तो राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में कुछ काम करने चाहिए। विकास के मुद्दे पर, न्याय के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर वोट मांगनी चाहिए, ना कि जी 5 किलो राशन, 10 किलो राशन ये कोई उपलब्धि है। ये हमारे माथे पर एक कलंक है जिसे आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान।
वहीं इसी को लेकर बलराम जी से मेरा सवाल है, जैसा कि अभी दुर्गेश जी ने कहा कि सरकार या राजनीतिक पार्टियां जिन्हें कहें, लोकसभा या विधानसभा चुनाव हो, चुनाव आते ही जनता को फ्री की रेवड़ियां देने का जो है ऐलान करती हैं, जैसा कि अभी फिर कांग्रेस ने किया है, जहां कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है, जो कि एकदम जो कहे कि नाकामयाबी है सरकार की, कह सकते हैं कोई बड़ी कामयाबी इसको लेकर सरकार की नहीं है। वहीं इस पर आपका क्या कहना है बलराम जी? जी, ये लगातार सरकारों का ये एक रवैया रहा है कि चुनाव आते हैं या चुनाव के बीच में जब भी उनको कहीं से कुछ समझ में नहीं आता, विकास समेत जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे पीछे हटकर वो सीधे रेवड़ियां बांटने लगते हैं। चाहे वो फ्री का राशन, जैसा कि दुर्गेश जी बता रहे थे, फ्री के राशन के साथ साथ जो फ्री में पैसे, यूपी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बेरोजगारी भत्ता बढ़ता था, युवाओं को रोजगार नहीं दिए जाते थे, बेरोजगारी भत्ता देकर उनको और ज्यादा जो है कमजोर किया जा रहा था। नौकरियां देने की बात होती है तो वहां पर सरकारें कोई काम नहीं करती दिखती हैं, सिर्फ बेरोजगारी भत्ता, फ्री की रेवड़ियां देकर वो और जो है कमजोर कर रहे हैं हमारे जो देश के युवा हैं उनको। खासतौर पे जो आज का कांग्रेस पार्टी के अगर घोषणा पत्र की बात करें तो आप इसमें भी अगर गौर करेंगे तो जातिगत जनगणना जो एक अभी बिहार में भी हुई थी, जिसका देश में पुरजोर विरोध हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाज को बांटने की दिशा में इसको भी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल किया है कि जातिगत जनगणना भी कराएंगे। इसके साथ ही जो एक प्रमुख चीज अल्पसंख्यकों का से जुड़ा है, जिसमें सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है जिसपे पूरे देश में विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि समाज को तोड़ने की और कमजोर करने की जो कवायद है वो राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। जी बलराम जी, इसी पर हम और चर्चा भी करेंगे, लेकिन मेरा आखिरी सवाल था कि ये बात तो हो गई योजनाओं की और जनता को सुविधाएं देने की। वहीं अगर हम बात करें तो जैसा कि आजकल देश में माहौल देखने को मिल रहा है कि कई राजनेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर हो रहा है और उनका कहना है कि सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी इस दौरान इस मुद्दे को छेड़ा है और उनका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पुलिस और जो केंद्रीय एजेंसियां होंगी उनके ऊपर पूरी तरह से सिर्फ कानूनन ही हक होगा, सरकार उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी और उनको कानूनन चलने के लिए भी पूरी तरह से मतलब प्रतिबंध सरकार की तरफ से हटा दिया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी, कांग्रेस पार्टी जो बात कही है, सबसे पहले आपको बता दें कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, आपातकाल का दौर हो, जब देश पर जबरदस्ती इमरजेंसी थोप देने के बाद आम लोगों के से लेकर राजनीतिक जो थे उन सबके मौलिक अधिकारों तक का हनन कर लिया गया था। इसके बाद अगर आप चले आए तो लगातार कांग्रेस पार्टी देश में जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसके साथ खिलवाड़ करती रही है। जो संघीय ढांचे है उससे जुड़ी हुई जो भी एजेंसियां हैं उन सब का दुरुपयोग करके कहीं डराने धमकाने से लेकर सत्ता हथियाने तक, इन सब में कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं शामिल रही है और उसने ही सबको सिखाया कि आखिर सरकारी एजेंसियों का कैसे प्रयोग किया जाए। आज जब कांग्रेस पार्टी खुद कटघरे में है और खुद उसके नेता जेल जा रहे हैं, इसके अलावा अन्य विपक्षी जो नेता है जो कहीं न कहीं अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं और वो जेल जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर अपने मैनिफेस्टो तक में आ रही है और कह रही है कि हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे कि कहीं इन एजेंसियों का दुरुपयोग न हो। जी बलराम जी, कहीं ना कहीं शायद अगर सरकार कोई भी पार्टी सरकार में है और वो किसी भी तरह के आदेश अगर पुलिस को और केंद्रीय एजेंसियों को देती है तो शायद वो दुरुपयोग ना हो, लेकिन इसी को लेकर हम दुर्गेश जी से सवाल करेंगे। दुर्गेश जी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने ये सवाल उठाया केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का, अब इसे दुरुपयोग कहें या उपयोग कहें, जब कभी भ्रष्टाचार की बात होगी, अगर कोई एजेंसी काम करेगी, अगर विपक्षी नेताओं पर वो कार्रवाई करेगी तो विपक्ष के पास कहने को यही होगा कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। देखिए, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, जो साइज घोटाला, शराब घोटाला जो बहुत चर्चित है, जिस पर बहुत सी बातें हो रही कि ये सरकार इनको फंसाने का प्रयास कर रही है। देखिए, 5% से 12% जो ठेकेदारों के लिए कमीशन करने की बात की थी, वो क्या कांग्रेस पार्टी या
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को कही थी, तो उनका खुद का ये फैसला था। 5 से 12% किया उन्होंने कमीशन। जब कोई जी ऐसा काम करती है सरकारी उसमें ये सवाल उठने लगते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई मनी ट्रेल रही होगी, क्योंकि जी सरकार को क्या जरूरत है 5% से 12% उनकी कमीशन को बढ़ाने की। तो जी देखिए, तो आपने ये सवाल पूछा था कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल होता है, तो जी कांग्रेस पार्टी के राज में भी ऐसा होता रहा है। आप थोड़ा पास में जाएंगे तो 2009 की जो सरकार थी, जी कांग्रेस पार्टी की, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उसमें जो है मायावती और समाजवादी पार्टी को सीबीआई का डर दिखाकर 5 साल उनको डराकर जो सरकार चलाई गई थी, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार जी थी, वो उनको डराकर ही चलाई गई थी। तो जी जितने भी पत्रकार भाई हैं या उस वक्त जिनको इनकी जानकारी होगी, वो जी सब इस बात अ, इत्तेफाक रखते होंगे। और दूसरी बात, मैं अगर बात करूं कि जब कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था जी न्यूक्लियर डील के बारे में, जी तब भी बहुत बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। बहुत से जो सांसद थे उनको खरीद फरोख्त की गई थी। तो जी पंजाब से सब भी कुछ सांसद थे, जब उन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हो रही थी, तब उससे अपोजिट पार्टियों के सांसद नदारद रहे थे। तो इससे जी साफ जाहिर था कहीं ना कहीं करप्शन और ट्रेडिंग तब भी हुई थी। तो जी कांग्रेस का इतिहास तो सदा ही एजेंसियों का इस्तेमाल करने का रहा है। जैसे कि राम जी ने बताया कि जब इमरजेंसी लगी थी, तो सभी सभी को पकड़ पकड़ कर विपक्षी पार्टियों को जो है वो जेलों में डाल दिया गया था। जी बहुत से नेता, प्रकाश सिंह बादल हैं, टॉड अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, तो सभी विपक्षी नेताओं को कांग्रेस ने जेल में डाल दिया था। तो तब जी क्या एजेंसी का इस्तेमाल नहीं हुआ था? जी पंजाब में बादल साहब की 2 बार सरकार तोड़ दी जाती है, जी आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है और बहुमत वाली सरकार को तोड़ देती है केंद्र की कांग्रेस सरकार। क्या जी तब संविधान का दुरुपयोग नहीं हुआ था? जी तो कांग्रेस पार्टी अब अल्पमत में है, उनके जी पास इतनी भी सीटें नहीं है कि वो एक प्रॉपर विपक्षी दल बन सके। इसलिए जी कांग्रेस सत्ता से बाहर कभी रही नहीं है। कांग्रेस को विपक्षी दल होने का अनुभव नहीं है। जी इसलिए जो कांग्रेस है, जो अनाप शनाप बातें करती रहती है। कांग्रेस जो मुद्दे उठाने चाहिए और जो लगातार उठाने चाहिए और निरंतर जी उठाते रहना चाहिए, उन मुद्दों को उठाने में नाकाम साबित हुई है। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर सकते थे, एक जी आधे दिन 2 दिन प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है उससे पीछे पीछे मुड़ जाती है। अब जी बेरोजगारी का इतना मुद्दा है और बहुत से मुद्दे हैं, तो जिनको उठाने में कांग्रेस बिल्कुल नाकारा साबित हुई है, नाकाम विपक्षी दल के तौर पर साबित हुई है। और जबकि आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो विरोधी दल की भूमिका बहुत अच्छे से निभाते थे और जी कितना बड़ा प्रदर्शन करते थे और निरंतर लंबा प्रदर्शन चलता था उनका, जब तक सरकार को अच्छी तरह से घेर नहीं लेते थे। संसद से सड़क तक इतना जबरदस्त प्रदर्शन करते थे जी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को तब झुकना पड़ता था। जी तो ये दोनों दोनों पार्टियों में अंतर है। और जब भी कोई सरकार सत्ता में होगी जी, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, अगर उनको कार्यवाही के लिए आदेशित किया जाएगा, तो उन पर ये जी आरोप लगेगा ही लगेगा कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो जी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, जी जी दुर्गेश जी, फिलहाल के लिए इस मुद्दे में इतना ही। वहीं अब हम बढ़ेंगे अगले मुद्दे की ओर। अगर बात करें आज के दूसरे मुद्दे की, तो आज आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, आज आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप आज आप सांसद संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाला बीजेपी की ओर से किया गया है। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा, केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश, बीजेपी के बड़े नेता साजिश में शामिल।
संजय ने कहा कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। वहीं उन्होंने कहा कि साजिश के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी एक साजिश है। काम करने वाले सीएम को जेल में डाला गया है। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा, केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश, बीजेपी के बड़े नेता साजिश में शामिल नहीं, ये कहना है संजय सिंह का। वहीं उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने सांसद मंगूटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर भी दबाव डालने की बात प्रकाश में लाई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दुर्गेश जी और बलराम जी। वहीं मेरा अगला सवाल दुर्गेश जी से है। दुर्गेश जी, आज आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल से छूटने के बाद आप सांसद का आरोप है कि शराब घोटाला बीजेपी की ओर से किया गया है और उनके बदले में अब आपके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, आज जो दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो प्रेस वार्ता की है, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जी। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जी। उनको एक साजिश के तहत सरकार और ईडी ने मिलकर फंसाया है। जी। अगर जो एमपी थे रेड्डी, तो उनके बेटे को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो उसमें बेटा उनके 7 बयान देता है। 7 में से 6 बयानों में वो अरविंद केजरीवाल का नाम जिक्र तक नहीं करता, जबकि जो ईडी के आरोप हैं, ईडी पर आरोप है कि ईडी ने दबाव डालकर उनसे उनका नाम जो है केजरीवाल का बुलवाया है। दूसरी तरफ उनके पिता पर भी यही आरोप लगाते हैं और दूसरे जो एक शराब कारोबारी है रेड्डी, उन पर भी उन्होंने यही आरोप लगाया कि उन्होंने 12 बयान दिए हैं, तो 10 बयान दिए, माफ कीजिएगा, उसमें 10वें बयान में ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, वो एक साजिश रच रही थी कि कैसे ना कैसे जो है अरविंद केजरीवाल का नाम इस घोटाले में डाला जाए, क्योंकि सरकार जो है अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। और जो भी इलेक्शन बॉन्ड, जो मनी ट्रेल पे बात करते हुए उन्होंने बोला है कि 55 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो जितना भी घोटाला किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना कि अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल को जो फंसाने की ईडी और सरकार की से उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जी, इसी पर मेरा सवाल बलराम जी से है। बलराम जी, जो आरोप संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए हैं, आपको क्या लगता है उनके आरोप किस हद तक सच हो सकते हैं? सिंह ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल, दूसरे नेता मनीष सिसोदिया और स्वयं संजय सिंह भी अभी 2-3 दिन पहले ही जमानत पर छूट कर आए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव जब सिर पर है, ऐसे में संजय सिंह के आरोप लगाना लाजमी है, क्योंकि जहां आम आदमी की पार्टी के प्रमुख सारे नेता वो जेल में मौजूद थे, वो भी एक घोटाले में, आबकारी घोटाला, जो कि इतना बड़ा घोटाला है दिल्ली में, जहां पर साफ तौर पर सामने आया है कि किस तरह सरकार ने चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति में बदलाव किया और मोटे कमीशन का जो खेल रहा वो सबके सामने है। ऐसे में संजय सिंह के जो आरोप है वो कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया अभी निराधार लग रहे हैं राजनीतिक तौर पर, चूंकि आप ये सबके सामने है। जांच में भी ईडी ने भी इस बात की पुष्टि भी की है और इसके संबंधित साक्ष्य भी मौजूद है कि कहां-कहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शराब घोटाले में जानबूझकर गड़बड़ियां की। जी, आप दोनों का आज की हमारी विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।
आपको बता दें आज आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता इस साजिश में शामिल है। केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। शराब घोटाला बीजेपी ने किया है और साजिश के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। काम करने वाले सीएम को जेल में डाला गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने बेटे की गिरफ्तारी के बाद मंगूटा रेड्डी ने अपने बयान बदलने के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि गवाहों से जबरदस्ती बयान दिलवाए गए हैं। आज के लिए वीआईपी विशेष चर्चा में इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।